दूसरे दिन नवाब साहब की कोठी में कोहराम मचा हुआ था। नवाब साहब अभी तक नहीं लौटे थे। सबसे ज्यादा परेशान और खामोश फरीदी था। गहरी सोच की वजह से उसके माथे पर धारियां उभरी हुई थीं। जवाब। तारिक ने उसके कमरे में दाखिल होते ही कहा, छत से मेरा नेवला गायब है। अरे जनाब, यहाँ आदमी गायब हुए जा रहे हैं और आपको अपने नेवले की फिक्र पड़ी है। आप गलत समझे मिस्टर फरीदी। तारिक बोला, नवाब साहब की वजह से मुझे खुद भी परेशानी है, मगर वह नेवला बहुत कीमती था। फरीदी ने उसका जुमला पूरा कर दिया। जी हाँ। अरे साहब, जानवर है, कहीं भाग गया होगा। फरीदी ने कहा, भाग तो वह सकता ही नहीं, जरूर उसे किसी ने पकड़ लिया। कहिए, हिंदुस्तान आपको पसंद आया? फरीदी अचानक पूछ बैठा। तारिक चौंककर उसे घूरने लगा। जी हाँ, क्यों नहीं, मगर मेरा नेवला। छोड़िए भी, मिल जाएगा। आप इससे पहले भी कभी हिंदुस्तान आए थे? जी नहीं, लेकिन नेवला। मेरा ख्याल से नेवला सिर्फ इसलिए गायब किया गया है कि कहीं वह नवाब साहब को ढूंढ न निकाले। फरीदी ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब समझकर क्या कीजिएगा? बहरहाल, मैं वादा करता हूँ कि आपका कीमती नेवला ढूंढने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया, तारिक ने कहा। माफ कीजिएगा मैंने रुकावट डाली, मगर मैं क्या करूं, मेरा नेवला। आप इत्मीनान रखिए, जाकर नाश्ता कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, फरीदी ने कहा। तारिक चला गया। कुछ देर बाद गजाला आ गई। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, वह कुर्सी पर बैठते हुए बोली। घबराएं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फरीदी ने कहा, जब तक कि यह मामला साफ नहीं हो जाता, मैं यहीं ठहरा रहूंगा। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? किसी मुंह से नहीं, फरीदी ने कहा। आखिर आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नवाब साहब जहां कहीं भी हैं, खैरियत से हैं। खुदा करे ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। फरीदी ने कहा, आपने नाश्ता किया या नहीं? अरे ऐसे में नाश्ते की किसे सूझती है? फिर वही बात, मैं कहता हूँ, आखिर इससे फायदा ही क्या है? अब मैं अपने दिल को क्या करूँ? संभालिए, आप पढ़ी लिखी और समझदार हैं। कोशिश तो करती हूँ। अच्छा जाइए, नाश्ता कर डालिए। और आप? मैं अभी नहीं करूँगा, जरूरी तौर पर ऐसा कह रहा हूँ। गजाला चली गई। फरीदी की आदत थी कि जब उसे किसी अहम मामले पर गौर करना होता था, तो वह आमतौर पर खाली पेट ही रहा करता था, इसलिए आज भी उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। वह खुद पर हमला होने के बाद से अब तक बैठा हुआ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे से निकलकर हमीद के कमरे की तरफ गया। हमीद शायद अभी अभी सोकर उठा था, उसके बाल उलझे हुए थे और आंखें सूजी हुई थीं। तुम जैसा सोने वाला भी आज तक मेरे नजरों से नहीं गुजरा, फरीदी ने कहा। आपकी नजरों में अभी गुजरा ही क्या है? हामिद ने कहा। नवाब साहब मिले या नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। तो यकीनन मेरा शक सही है, हमीद ने कहा। ओह, आप भी शक करने लगे हैं? जरा मुझे भी बताइए, शायद आप ही सही रास्ते पर हों। नवाब रशीदुज्जमा खुद ही मुजरिम हैं, हमीद ने कहा। वह कैसे? फरीदी एक आराम कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। यह मैं नहीं जानता, मेरे पास इसका बहुत ही मामूली सबूत है, और वह यह है कि नवाब रशीदुज्जमा आप पर हमले के बाद ही क्यों गायब हो गए। आपने हमला करने वाले से दो दो हाथ भी किए थे। हो सकता है नवाब साहब को ख्याल आया हो कि कहीं आपने हमला करने वाले को पहचान न लिया हो। बहुत अच्छे, लेकिन यह तो सोचो कि आखिर उनके गायब होने की क्या वजह हो सकती है। जाहिर है कि हमलावर बचकर निकल गया था, और फिर मैं इसका सबूत किस तरह पहुंचाता कि इसमें रशीदुज्जमा ही का हाथ है। हर शख्स इतना नहीं सोच सकता था कितना कि आप सोचते हैं, हमीद ने कहा। खैर, बहरहाल, जरा अपनी कुर्सी करीब ले आओ, फरीदी ने कहा। खैरियत, कोई खास बात? हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी कुर्सी फरीदी के करीब कर दी। सुनो, फरीदी धीरे से बोला, आज रात में उस कुएं में उतरूंगा। मैं आपको हरगिज न उतरने दूंगा। क्यों? मैं मुनासिब नहीं समझता। नहीं भई, अब उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो आप पर हुस्न का जादू बुरी तरह चल गया है। क्या मतलब? मैं आपसे सच कहता हूँ कि गजाला दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर वही गधेपन की बातें। यह कोई नई बात नहीं, मैंने शायद अपनी जिंदगी में कभी घोड़ेपन की बातें नहीं की। हटाओ भी, यह बेकार की बातें, तफरीह के लिए फिर बहुत वक्त मिलता रहेगा। हमीद खामोश हो गया। मेरा ख्याल है कि रात को उस कुएं की निगरानी जरूर की जाती होगी। निगरानी? निगरानी कौन करता होगा? मुजरिम। मुजरिम तो गायब है। फिलहाल यही मान लो कि नवाब रशीदुज्जमा मुजरिम नहीं है, फरीदी ने कहा। बहरहाल, हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमीद ने कहा। तुम शाम ही से बाग पर नजर रखना।
बेहतर है, लेकिन मैं किसी तरह यह मुनासिब नहीं समझता कि आप कुएं में उतरें। बस देखते रहो, मेरे लिए किसी तरह का खतरा नहीं। उसी दिन रात को हमीद दौड़ता हुआ फरीदी के पास आया। आपका ख्याल सही था, वह हांफता हुआ बोला, मैंने अभी अभी एक आदमी को कुएं की पीछे वाली झाड़ी में छिपते हुए देखा है। फरीदी पहले ही से तैयार बैठा था। उसने जरूरी सामान साथ लिया और हमीद के साथ चला गया। गेट के बाहर निकलकर दोनों चहार दीवारियों के नीचे चलने लगे। एक जगह फरीदी रुक गया। मेरा ख्याल है कि यही वह जगह हो सकती है जहां वह छिपा होगा, फरीदी ने धीरे से हमीद ने कान में कहा। हमीद ने सिर हिलाया और देखते ही देखते फरीदी दीवार पर चढ़ गया। ऊपर से उसने हमीद को भी चढ़ जाने का इशारा किया। दोनों धीरे से दूसरी तरफ उतरने लगे। वह देखिए, कुएं की जगत के पास झाड़ियों में, हमीद ने धीरे से कहा। फरीदी ने सिर हिलाया। वहां कोई छिपा हुआ था। फरीदी अपनी पिस्तौल की नाल पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। झाड़ियों के करीब पहुंचकर उसका पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठा और साथ ही किसी के गिरने की आवाज आई। हमीद, हमीद, जल्दी करो। रस्सी, फरीदी ने कहा। वह एक लंबे चौड़े आदमी को दबोचे बैठा था। आदमी सिर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो चुका था। दोनों ने मिलकर उसे एक पेड़ के तने से जकड़ दिया। तुम्हारा पिस्तौल भरा हुआ है ना? फरीदी ने पूछा। हमीद ने हाँ में सिर हिलाया। देखो, इसकी अच्छी तरह निगरानी करते रहना। अगर कोई बात तो पिस्तौल इस्तेमाल करना। यह कहकर फरीदी झाड़ियों में घुस गया। कुछ पलों के बाद जब वह वहां से निकला तो उसके हाथ में एक पिंजरा था। यह क्या? हमीद ने धीरे से पूछा। तारिक का नेवला। अरे, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? तो इसे आप ही ने गायब किया था। हाँ, इस कुएं में सांप बहुत हैं, लेकिन वे नेवले की बू पाते ही अपने बिलों में जा छिपेंगे। ओह, समझा। फरीदी ने पिंजरा जमीन पर रख दिया और रेशम की एक मजबूत डोरी के सिरे में एक पत्थर बांधकर उसे कुएं में फेंक दिया और डोर का दूसरा सिरा करीब के एक पेड़ के तने से बांधकर माथे से पसीना पोंछने लगा। अच्छा भाई हमीद, खुदा हाफिज, मैं चला। बहुत होशियारी से रहना। अगर कोई खतरा महसूस हो तो बेखौफ गोली चला देना, फरीदी ने कहा और नेवले का पिंजरा अपने पास लिपटी हुई चमड़े की पेटी में लटका लिया। फिर टॉर्च की रोशनी में देर तक कुएं के अंदर देखता रहा। अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने एक बाद उसने टॉर्च पतलून की जेब में डाली और रेशम की डोर के सहारे कुएं में उतरने लगा। रेशम की डोर के सहारे उतरना कोई आसान काम न था। थोड़ी दूर जाकर डोर पसीने की वजह से फिसलने लगी। कुएं में बहुत अंधेरा था। उसे अपने आसपास सांपों की फुफकारें सुनाई दे रही थीं।